विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान से जो चैप्टर 1 या पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको परीक्षा में अक्सर आते हैं और जो महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ हम यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों और ऐसे प्रश्न जो आपको याद करने में भी आसान होंगे उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। यह प्रश्न आपको आसानी से याद भी हो जाता है। उत्तर है इसका, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अगला हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है तो इन्हें आप संतुलित कर सकते हैं। हमने देखा है जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसके अनुसार समीकरणों को संतुलित किया जाता है। पूर्व में आप देख चुके हैं, कक्षा में भी समझ चुके होंगे किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अब हम और आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। क्या है, जैसे प्रश्न आप देख रहे हैं, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो पदार्थ एक्स का नाम बिना बुझा हुआ चूना है, जिसका पदार्थ एक्स अर्थात CaO कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है। जैसे दूसरा यहाँ पर दिया गया था प्रश्न के ऊपर, एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ जब अभिक्रिया होती है कैल्शियम ऑक्साइड की, तो CaO प्लस H2 इक्वल टू CaOH ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। बिना बुझा हुआ चूना जल की हुई क्रिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो इसका उत्तर होगा, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का या मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। और यह अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, जैसे आप देख रहे हैं Fe जो सॉलिड है प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू FeSO4 अर्थात जो सल्फेट का आयन है वह कॉपर से आयरन पर विस्थापित हो जाता है और कॉपर स्वतंत्र हो जाता है। जो नीला रंग होता है वो कॉपर सल्फेट का होता है और हल्का हरा रंग फेरस सल्फेट का बन जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण होगा। यहाँ इन प्रश्नों को हम पहले देख चुके हैं। नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यह वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। जैसे अभिक्रिया दी गई है, इसमें सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा यह हमें बताना है। तो आप यहाँ पर देखें, जैसे हम देख रहे हैं PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन की क्रिया हुई है। तो इनमें जो उत्तर है वह A एवं B अर्थात सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, क्योंकि शीशे के साथ जो ऑक्सीजन थी वह यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास कर रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह A एवं B सही होगा। आगे हम देखते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर तथा दाईं ओर बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन होता है। आगे हम और देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस अध्याय के हैं, जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब जैसे यह प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो यह जो दो अभिक्रियाएं हैं यह भी महत्वपूर्ण हैं। वन लाइनर में या एक शब्द वाक्य में उत्तर
लघुत्तीय प्रश्न कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उत्सर्जन को ए संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस का निर्माण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे CaCO का अपघटन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है और अभिक्रिया इस प्रकार से होगी जो नीचे दी गई है। तो इस प्रकार से ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O। तो यहाँ पर जो ऊपर हमने देखा पहला जो ऑप्शन है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड न पढ़कर इसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पढ़ा जाए। यहाँ यह मिसप्रिंट है। आगे हम देखते हैं तो यह अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो यहाँ पर जो हमने देखा था श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा या ऊर्जा निर्मुक्त होती है इस अभिक्रिया में। अगला प्रश्न, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व यौगिक संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसलिए दोनों अभिक्रियाओं को एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और। यहाँ यह प्रश्न हम पहले देख चुके हैं, पूर्व भाग में भी देख चुके हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, यह प्रश्न भी आप तैयार कर सकते हैं परीक्षा हेतु। तो लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी या आर्द्रता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती, जिसके कारण संक्षारण या जंग लगना नहीं हो पाता। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता, इसलिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी कारण वाले प्रश्न होते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, इसका उत्तर होगा तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित या ऑक्सीकृत होने से बचाता है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृति गंधता नहीं हो पाती। इस तरह वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते। चिप्स के पैकेट में से भी ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है ताकि विकृति गंधता ना हो या खाद्य पदार्थ खराब ना हो। आगे हम देखते हैं संक्षारण और विकृति गंधता, यह भी दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो संक्षारण, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं। इसी प्रकार से सिल्वर धातु या चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत, कापर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बन की परत चढ़ना तथा लोहे के ऊपर लालिमायुक्त भूरे रंग की FeO2H2O हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना आदि। विकृति गंधता, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित या ऑक्सीकृत होकर विकृति गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। विकृत गंधता रोकने के उपाय हैं नाइट्रोजन प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है और मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है तथा इससे खराब गंध आने लगती है क्योंकि यह उपचयित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस अध्याय से संबंधित जो पहला अध्याय है कक्षा 10वीं विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे। यदि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तैयार करते हैं तो आप परीक्षा में आसानी से सफल हो सकते हैं। इस प्रकार से अन्य अध्यायों के भी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर जैसे ही यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे
तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।